नाज़रीन, आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़े फैसले आज हो सकते हैं। एक तो कुछ ही देर के अंदर ट्रंप जो है वो इजराइल लैंड होंगे और इसके साथ जो है वो आज ग्लोबल समिट होने जा रहा है फलस्तीन के हवाले से, और ये अपनी नौयत का एक मुनफरद समिट है जो आउटसाइड यूएन हो रहा है। यूएन में तो चलो अभी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुआ था तो उसमें ग्लोबल लीडर जब शरीक हुए, लेकिन आउटसाइड द यूएन ये इतना बड़ा जो इंटरनेशनल गैदरिंग होने जा रही है ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसमें दुनिया के तमाम बड़े लीडर जो है वो शरीक हो रहे हैं। इसमें जर्मन चांसलर, इसमें बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर, इसमें इटली के प्राइम मिनिस्टर, इसमें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, इसमें स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूरोपीय यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो काउंसिल के वो इसमें शरीक हो रहे हैं, और उर्दगान जब वो शरीक हो रहे हैं, जॉर्डन के किंग जब वो शरीक हो रहे हैं। तो जर्मनी और ये सारे मालिक तो इसलिए आ रहे हैं कि जाहिर है जो उन्होंने इजराइल की सपोर्ट जारी रखी तो वो थोड़ा सा कवर अप चाह रहे हैं। तो लेकिन तमाम दुनिया के लीडर जब वो इसमें शरीक होंगे और देखते हैं कि उसमें क्या चीजें सामने आती है। क्या जाहिर में तो एक पीस की एफर्ट हो रही है, लेकिन उसके पीछे क्या मकासद है वो भी बहरहाल नजर आ जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा है, इस कॉन्फ्लिक्ट का इंटरनेशनलाइज हो जाना ये अच्छा है, ठीक है ना। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी डेवलपमेंट है फलस्तीनियों के लिए कि देखना है कि जरूरत पड़ी है तो दुनिया सारी इकट्ठी हो रही है ना। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि ट्रंप इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं कि इजराइल की जो मिलिट्री एड है वो रोक दी जाए। क्यों? क्योंकि मागा का प्रेशर बहुत ज्यादा है। मागा के शदीद प्रेशर के अंदर ट्रंप इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं कि वो इजराइल की जो मिलिट्री एड है उसको रोक दें। अगर ऐसा होता है, जो कि ज़ाहिर ट्रंप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। यूरोप के अंदर जब वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं फलस्तीन के लिए, और दूसरी तरफ बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने 10,000 ग्राउंड फोर्सेज जो हैं वो डिप्लॉय कर दी हैं वेनेजुएला के करीब, जो उनकी अहम तरीन बेस है, वहां पर 10,000 फौज डिप्लॉय कर दी गई है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी अंडर कंसिडरेशन है कि जो वेनेजुएला का कैपिटल है उसके ऊपर अटैक किया जाए और फिर एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए फौज को ऑन ग्राउंड उतारा जाए और जो प्रेसिडेंट मडोरो हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए और वहां से उनको जब ले जाया जाए। ये इस तरह का एक ऑपरेशन भी अंडर कंसिडरेशन है और इसकी प्लानिंग जब हो रही है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह था कि जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर फौज उतरेगी, जो बंदरगाहें हैं उनको जब वो कैप्चर किया जाएगा, की स्ट्रेटेजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैप्चर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं, लेकिन मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका का ये फैसला कर लेना कि वो हर सूरत में जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है उसको रिप्लेस करेगा अपनी एक नुमाइंदा हुकूमत के साथ, ये असल बात है। कौन सा तरीका बनाया जाएगा? बंदरगाहों पर, एयरपोर्ट्स पर हमला करेंगे, फौजी बगावत करवाएंगे, प्रेसिडेंट मडोरो को गिरफ्तार करेंगे, जो फलस्तीन के इस वक्त बहुत बड़े सपोर्टर हैं और इंपीरियलिज्म के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ी तवाना आवाज है, उनको इस तरह से उठाकर लेकर जाएंगे। जो भी तरीका वो इख्तियार करेंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस पॉलिसी का बन जाना कि वो हर सूरत में ये रिजीम चेंज चाहते हैं। ये डेंजरस बात है। तो इसके लिए कोई भी वो रास्ता लेंगे तो ये बड़ा मुश्किल वक्त है वेनेजुएला के लिए, और ना सिर्फ वेनेजुएला के लिए बल्कि ईरान के लिए, बल्कि नॉर्थ कोरिया के लिए, बल्कि क्यूबा के लिए, बल्कि कोलंबिया के लिए। तो ये तमाम रियासतें जो साम्राज्य के खिलाफ लड़ रही हैं और झुकने से इनकारी हैं, इनके ऊपर ये बड़ा ही मुश्किल तरीन वक्त है। तो इसके साथ जो है वो चाइना और अमेरिका की जो जंग है वो अगली स्टेज पर जा चुकी है, जिसमें चाइना ने बहुत बोल्ड फैसला जो वो ले लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और जिसकी मजीद डिटेल ये सामने आई है कि अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की जो मिकदार है वो 0.1% से ज्यादा है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा चाइनीज गवर्नमेंट से। जो है वो अगर मिनरल की तादाद 0.1% से ज्यादा, यानी वो लाइसेंस के बगैर आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि चाइना ने इस एक फैसले से पूरी जो वेस्टर्न और अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है उसको अपने हाथ में कर लिया। अच्छा, ये बड़ा वाकया इसलिए है कि ये जो आप सारा कई सौ साल का दौर देखते हैं वेस्टर्न हेजमनी का, उसमें कभी कोई ऐसा टाइम नजर नहीं आया कि वेस्ट जो है वो किसी दूसरे मुल्क के किसी एक फैसले से इतना ज्यादा मजबूर हो जाए या किसी चीज के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए। और फिर चाइना में फर्क यह है कि चाइना वो है जिसको इन्वेड नहीं किया जा सकता है, यानी अगर वेस्ट को किसी चीज की जरूरत हुई है और आगे से नहीं दी गई तो वेस्ट ने वो जाकर छीन ली है। चाइना से कैसे छीनेंगे? चाइना को कैसे इन्वेड करेंगे? ये इराक और लीबिया तो है नहीं, तो वहां उसको कैसे इन्वेड करेंगे? तो ये दो बड़े मसले हैं। कभी वेस्ट इतना डिपेंडेंट नहीं हुआ और इस मॉडर्न टाइम के अंदर यानी वेस्ट की जो सारी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, उनके फाइटर जेट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये फोन्स हैं, यू नेम इट, और उसमें ये मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। इसके बगैर तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो मिनरल्स तो सारे जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। अब उन्होंने इतना बोल्ड फैसला उठा लिया, तो इस सतह की डिपेंडेंस कभी इन तमाम सैकड़ों सालों में नहीं हुई और ऐसी किसी ताकत का उनसे सामना नहीं हुआ कि जिससे वो चीज छीन नहीं सकते हैं। तो ये दो बड़े चैलेंज, और अमेरिका जो है वो 100% टैरिफ और 100 से भी ज्यादा की बात कर रहा है। तो बुनियादी तौर पर वो ये जंग है जो छिड़ चुकी है, ये ऐलानी जंग है। बड़ी ताकतें ऐसी लड़ती हैं और बड़ी ताकतें जब बरहरास लड़ती हैं तो उसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। तो ओवरऑल ये बड़ी ताकतों की लड़ाई इसी तरह से होती है। फिर ट्रंप जो है वो हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की, अमेरिका जो हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, रशिया का जो ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह करने के लिए। ये तो आलमी जंग छेड़ने के मुतरादिफ। देखिए, हम कहते हैं जी नेटो रशिया की जंग होगी,
नहीं, जंग होगी नहीं, जंग स्टार्ट हो चुकी है, ये उसका वन ऑफ द फेज है। क्या यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है? किसी जरूरत नहीं हो रही, असल में तो ये नेटो की जंग है। यूक्रेन किस खेत की बोली है? तो देखिए नेटो की पॉलिसी क्या है, वो ये है कि यूक्रेन की जंग के जरिए रशिया को कमजोर किया जाए और फिर उसके साथ अगर डायरेक्ट फाइट होनी है तो पहले उसको प्रॉक्सी वॉर के जरिए मैक्सिमम वीक कर दिया जाए। तो ये रशिया कैसे अफोर्ड करेगा कि उसका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर उसकी सारी इकोनॉमी चल रही है, जिसके ऊपर उसकी सारी वॉर चल रही है और आगे चलनी है, वो उसको आसानी से तबाह होने दे? वो वेट करता रहे और बस यूक्रेन ड्रोन, एक ड्रोन मार के उनका पूरा पूरा जो रिफाइनरी है उसको उड़ाता रहे? ये रशिया कैसे अफोर्ड कर सकता है? और अगर उसके सिर्फ 15 से 20% भी अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया तो फिर क्या होगा? तो ये तो नेटो की जंग है जिसका एक फेज ये है कि पहले वो यूक्रेन से लड़वा के रशिया को कमजोर कर रहे हैं। तो रशिया किसी भी ऐसी पॉलिसी को जो अफोर्ड नहीं करेगा। ताजा तरीन जो रिपोर्ट है, रशिया ने 1100 टैंक्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। ये पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क से या नेटो की प्रोडक्शन से ज्यादा हैं। 1100 टैंक्स जो एग्जिस्टिंग हैं वो तो हैं, 1100 न्यू प्रोड्यूस किए हैं और मजीद टास्क दिया है अगले आने वाले महीनों के लिए और साल के लिए कि कितने ज्यादा टैंक्स जो है वो प्रोड्यूस करने और व्हीकल्स प्रोड्यूस करनी है। तो वो किस लिए हैं? ये यूक्रेन से जंग के लिए तो नहीं है, तो ये नेटो के साथ जंग के लिए हैं, जो कि हम कहते हैं कि होगी। असल में वो वन ऑफ द फेज जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसा नहीं लग रहा कि नेटो या यूरोप जो है, जो रशिया का बुनियादी प्रिंसिपल मुतालबा है उसको कभी पूरा करेगा। तो वो बल्कि यूक्रेन को मजीद मदद देने की बात कर रहे हैं, यानी वो जंग को प्रोलॉन्ग करने की जब वो बात कर रहे हैं। रशिया का जो प्रिंसिपल स्टांस है उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये जंग आने वाले 1-2 सालों में या महीनों में या दिनों में ये तय है और उसमें यह है कि कोई एक इवेंट किसी भी वक्त इसको आलमी जंग में तब्दील कर सकता है, वगरना 1-2 साल के अंदर इसकी तैयारी ये की जा रही है कि 1-2 साल के अंदर फिर भिड़ जाएंगे। अगर कोई ऐसा इवेंट नहीं भी होता तो भी 1-2 साल में दोनों तरफ से ये तैयारी हो रही है, जो यूरोप के अंदर इंडस्ट्री लग रही है और जो रशिया प्रोडक्शन कर रहा है। तो इसी दरमियान एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि ट्रंप इस वक्त अंडर प्रेशर हैं मागा की वजह से कि वो इजराइल की एड बंद करे और आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। तो जिस वोटर बेस की बुनियाद पर ट्रंप जीते हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा नाखुश है ट्रंप से। तो उसको खुश करना है, उसको मुतमईन करना है और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को अब सही अंदाज में लागू करना है। और यही वो बुनियाद है जिसके ऊपर जब एक्सपर्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये वो फैक्टर है कि ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा जंग शुरू करवाना, क्योंकि उसने 9 महीने दे दिए हैं जिससे उसका इमेज भी डिस्ट्रॉय हुआ है और उसकी वोटर बेस भी नाराज हुई है और अभी मिड टर्म इलेक्शंस आने जा रहे हैं। बुनियादी मुतालबा और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ट्रंप उसको इन ट्रू सेंस जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सके हैं। तो अब इसलिए वो दोबारा जंग शुरू करवाना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रंप के लिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक, और ये कि वो इमदाद रोकने जा रहे हैं। अब ये हैरेट्स की खबर है, ट्रंप ऑर्डर्ड नेतन्याहू टू एंड द गाजा वॉर एंड नाउ मिलिट्री एड टू इजराइल इज हिज टारगेट। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपनी टीम के साथ मीटिंग की है जिसमें ये बात डिस्कस हुई है और ट्रंप कंसिडर कर रहे हैं इजराइल को मिलिट्री एड। और दूसरी बात यह है कि देखें, जब जंग नहीं हो रही तो फिर मिलिट्री एड की भी इजराइल को जरूरत नहीं है, बयानिया ना। तो यानी कि जो वहां पर इजरायली लॉबी है या जो इनके मजहब के लोग हैं, ज़ाहिर है वो भी नाराज ना हो, तो एक किस तरह के दरमियान रह सके। इजराइल को मिलिट्री एड की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो वहां पर अमन करवा दिया है। देखिए मिडिल ईस्ट में अमन हो गया है, तो जरूरत क्या है, मिलिट्री एड की जरूरत ही नहीं है। तो ये बहरहाल है, अब ट्रंप इसको कितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि उसकी जो वोटर बेस है वो शदीद इस वक्त